हेलो गाइस। तो गाइस आपको पता है पिछली वीडियो में हमने आर्यन खान ड्रग्स मामले को डिटेल में डिस्कस किया था। क्या क्या लो पॉइंट उसमें यूज़ किए गए थे पुलिस के द्वारा, एनसीबी के द्वारा, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आज की हमारी वीडियो में इसी केस को आगे बढ़ाते हुए, अपडेट करते हुए हम डिस्कस करेंगे कि आर्यन खान अभी क्या कर रहे हैं। अभी क्या वो जेल में है या जेल से बाहर है? क्या उनको बेल मिली है? उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था। अगर नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है? और आगे भविष्य में, फ्यूचर में क्या बेल मिल सकती है? क्या पॉसिबिलिटी है बेल मिलने की या नहीं? अर्थात क्या आर्यन खान को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या उनको छोड़ा जाएगा या पुलिस कस्टडी में है या जुडिशियल कस्टडी में है? सारी की सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का हम अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ जी मुकेश सर। तो मुकेश सर, सबसे पहले प्लीज़ हमें आप बताएं कि जो ये आर्यन खान और साथ में अदर जो एक्यूज हैं 7, उनका ड्रग्स का मामला चला है, तो इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था। तो क्या बेल मिल गई है या नहीं मिली है? और अगर नहीं मिली है, सुनने में आ रहा नहीं मिली है, रिजेक्ट हो गई है, तो क्यों रिजेक्ट हुई है? क्यों नहीं मिल पा रही बेल? क्या रीज़न है? प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को डिटेल में बताएं। ये रहा, आप प्लीज़ करें, एक्सप्लेन करें प्लीज़। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, आर्यन खान और 7 अदर एक्यूज जो हैं वो मुंबई जो ड्रग क्रूज शिप के ऊपर ड्रग का जो सेल, परचेज और जो कंज्यूम किया जा रहा था, उसका केस चला हुआ है। हमारे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और साथ में 7 अदर एक्यूज भी उनके साथ हैं। तो बेल की जो एप्लीकेशन थी वो पिछले कल ही रिजेक्ट की गई है। पिछले कल ही बेल के लिए अप्लाई किया गया था। जो हमारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उन्होंने आर्यन खान की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा सबसे पहले कि बेल जो है वो ऑफेंसेस कैसे कैसे होते हैं और ये जो NDPS एक्ट के अंडर ऑफेंसेस है वो क्या होते हैं। आप प्लीज़ मेरी बात ध्यान सुने। एक्चुअल में कोई भी पर्सन जो ऑफेंस कमिट करता है वो या तो बेलेबल हो सकता है या तो वो नॉन बेलेबल हो सकता है। मतलब एक वो ऑफेंस होता है जिसमें बेल मिल जाती है और बेल मिलना पर्सन का राइट है। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो एक व्यक्ति को बेल मिलेगी ही मिलेगी, ये उसका राइट है, ये राइट उससे कोई छीन नहीं सकता। अगर एक ऑफेंस बेलेबल है, मतलब बेल मिलनी है, और पुलिस अथॉरिटी या जुडिशियल अथॉरिटी बेल नहीं देते हैं, तो इसका मतलब उसने अथॉरिटीज़ ने व्यक्ति के फंडामेंटल राइट टू लाइफ का हनन कर दिया। तो बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलती ही मिलती है। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल कभी नहीं मिलती एज ए मैटर ऑफ राइट। आपका राइट है, आप राइट की तरफ बेल को क्लेम नहीं कर सकते। बस कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट केस को देखकर अगर कोर्ट को लगे कि हमें बेल दे देनी चाहिए, एक्यूज को कस्टडी में क्यों रखना, बाहर भेज देते हैं, एक्यूज अपना काम भी करे और साथ में एक्यूज इन्वेस्टिगेशन में जो है वो बिल्कुल भी हैम्पर नहीं करेगा, बाधा नहीं पहुंचाएगा। इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल फेयरली इन्वेस्टिगेशन होगी, तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट बेल दे भी सकता है। लेकिन हाँ, कोर्ट की पावर है, कोर्ट चाहे बेल रिजेक्ट भी कर सकता है। मतलब जो बेलेबल ऑफेंस हो उसमें तो कोर्ट की ड्यूटी है, पुलिस वालों की ड्यूटी है बेल दे दो, पुलिस वाले बेल दे देते हैं। पर जो नॉन बेलेबल है इसमें कोर्ट की मर्जी है वो दे ना दे। यस। तो अब आपको मैं मेन पॉइंट बताता हूँ। मेन पॉइंट क्या है? जो सेक्शन 37 है NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो एक्ट है, जिस एक्ट के अंडर ये जो केस है वो दर्ज हुआ है, जो कि ड्रग से डील करने वाला एक्ट है। पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको। इस एक्ट के सेक्शन 37 में क्या बोला गया है कि इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस होगा, चाहे वो थोड़ी ड्रग का हो, ज़्यादा ड्रग का हो, कमर्शियल क्वांटिटी का हो, लार्ज क्वांटिटी का, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंज्यूम करने का हो, बेचने का हो, सेल का हो, चाहे कम ड्रग है, ज़्यादा ड्रग है, और कोई भी केस इस एक्ट के अंडर आ गया तो वो जो ऑफेंस होगा, वो ऑफेंस होगा, जो भी ऑफेंस होगा इस एक्ट के अंडर, वो क्या माना जाएगा? वो नॉन बेलेबल माना जाएगा और साथ ही साथ वो कॉग्निजेबल भी माना जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि
ये दोनों नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस माने जाएंगे जो एनडीपीएस एक्ट के अंडर किए जाएंगे। अब ये केस भी एनडीपीएस के एक्ट में चला हुआ है, तो अर्थात ये नॉन बेलेबल है, इसी कारण बेल नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल। और साथ में कॉग्निजेबल भी है। तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं कॉग्निजेबल का मतलब क्या है। देखो, कॉग्निजेबल का मतलब हिंदी में होता है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय मतलब आप जनरल सी भाषा में समझ सकते हैं हीनियस क्राइम्स, खतरनाक क्राइम्स। जनरली हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है सीआरपीसी, उसमें बताया गया शेड्यूल में प्रॉपर क्या बेलेबल ऑफेंस है, क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन ये जो एनडीपीएस एक्ट है इसके सेक्शन 37 में बता दिया कि इसमें जो ऑफेंस होंगे वो कॉग्निजेबल भी होंगे, वो नॉन बेलेबल भी होंगे। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होता है ना, तो अगर कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उसको पुलिस वाले जाकर उसी टाइम अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट हो सकती है। बिना अरेस्ट वारंट के। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस अंडर व्हिच पुलिस कैन अरेस्ट एनी पर्सन इवन विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी अरेस्ट वारंट, विदाउट एनी वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं है। अब इस केस में यही तो हुआ था, जैसे ही वो केस जैसे ही वहाँ पे रेड पड़ी, उनके पास ड्रग बरामद हुई, ड्रग कंज्यूम करी थी, आर्यन खान और बाकी एक्यूज ने उनको अरेस्ट कर लिया क्योंकि ऑफेंस कॉग्निजेबल था, तो उनको अरेस्ट कर लिया। और बात आई बाद में बेलेबल की, तो बेल नहीं मिली क्योंकि ऑफेंस जो था वो नॉन बेलेबल था और कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अब मुनीर सर, क्वेश्चन एक ये बनता है यहाँ पे कि क्या कभी फ्यूचर में बेल मिलने की संभावना है? अब तो बेल नहीं मिली है, तो बेल नहीं मिली तो क्या हुआ? वो है कहाँ पे आर्यन खान और बाकी जो लोग हैं वो है? मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इस चीज़ को। पहले आई होप आपको जर्नल से पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आर्यन खान एक तरफ एनसीबी है, एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, और एक तरफ आर्यन खान और बाकी जो अक्यूज्ड हैं वो हैं। एनसीबी के जो वकील थे उन्होंने ये कहा कोर्ट के साथ कि सर देखिए, एक आर्यन खान किसी पर्सनैलिटी का बेटा है, इस बेस पर हम बेल को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें पता है ये एविडेंस के साथ टैंपर कर सकता है, एविडेंस को जो है वो छेड़खानी कर सकता है, और अगर इसने गलती नहीं करी है तो भी अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली होगी, असलियत का पता चल जाएगा। वहीं पे जो आर्यन खान थे, इनके वकील जो थे, इनका नाम था सतीशमान शिंदे, बड़े फेमस वकील। यस, इन्होंने क्या बोला कि जी मेरा मेरे क्लाइंट है आर्यन खान, इनके अगेंस्ट तो कोई सबूत है ही नहीं, बस एक व्हाट्सएप चैट है, वो फुटबॉल मैच को लेकर है, वो किसी ड्रग को लेकर है ही नहीं। तो फिर क्यों इनको जो है वो एक 23 ईयर्स ओल्ड जो युवा है उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों उसको कस्टडी में रखा जा रहा है? हाँ, बेल क्यों नहीं मिल रही? तो एनसीबी ने क्या बोला, यहाँ मेरी बात ध्यान सुनना। एनसीबी ने बोला कि हमें इसकी पुलिस कस्टडी, हमें इसकी रिमांड चाहिए। 3 दिन की रिमांड पहले मिल गई थी, हमने पिछली वीडियो में बताया था। अब ये और रिमांड मांग रहे थे कि हमें इंटेरोगेशन के लिए और रिमांड चाहिए। तो जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने बड़ा एक मॉडरेट सा व्यू अपनाया, उन्होंने बेल को रिजेक्ट कर दिया और साथ में 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी अलॉट कर दी। अब जुडिशियल कस्टडी क्या है और पुलिस कस्टडी क्या है, हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, वो वीडियो लास्ट में हमने बताया था। तो अब मतलब ये हुआ कि जो आर्यन खान है प्लस अदर्स है, उनको क्या हो गया है, उनको जुडिशियल कस्टडी मिल गई है। हाँ, पुलिस कस्टडी नहीं मिली, नहीं मिली। मतलब ये बोलने का एनसीबी ने 2 बातें बोली, एक तो बेल रिजेक्ट की जाए, दूसरा इनको रिमांड पे दिया जाए, हम इनसे इंटेरोगेशन करना चाहते हैं। रिजल्ट क्या हुआ? रिमांड पे इनको दिया नहीं गया, जुडिशियल कस्टडी 7 दिन की, सॉरी नॉट 7 डेज, 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी, मतलब उनको बेल तो नहीं मिली पर कस्टडी जुडिशियल मिली गई। अब पुलिस कस्टडी में भेजा गया, उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। मुकेश सर, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि क्या भविष्य में कभी बेल मिल भी सकती है? बिल्कुल, मैं इस पे आऊँगा अभी। देखो, साथ में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बोला कि आपकी जो बेल की एप्लीकेशन है वो मेरे पास मेंटेनेबल नहीं है, आप इसको सेशन कोर्ट में जाओ, वहाँ बेल के लिए आप रेगुलर बेल के लिए आप अप्लाई करो। अब होता क्या है, हमारे सीआरपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन 437, जो कि बेल की बात करता है इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब ये ऑफेंस नॉन बेलेबल है, 437 बोलता है कि बेल दी जा सकती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी, अगर कोर्ट कुछ क्राइटेरिया वहाँ पे दिया गया और कोर्ट को वो क्राइटेरिया फिट हो जाता है तो अब इनको बेल मिल सकती है। ऑब्वियस सी बात है, बेल में मनाही नहीं है। जब ये सेशन कोर्ट में जाएंगे तो सेशन कोर्ट में कोर्ट देखेगा सर्कमस्टेंसेस को केस के, और कोर्ट को लगता है कि बेल दे सकते हैं, कोर्ट बेल दे देगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि बंदे को अरेस्ट करने का मेन मोटो क्या होता है, जेल में रखने का मेन मोटो क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर सके, और जो एक्यूज्ड है वो सबूतों के साथ छेड़खानी ना कर सके, किसी को डरा ना सके, विटनेस को धमका ना सके, और इन्वेस्टिगेशन फेयर हो और सही का सही पता चले, गलत का गलत पता चले। यही तो पर्पज़ है इन्वेस्टिगेशन का, और बंदे को अरेस्ट करने का पर्पज़ भी यही है। लेकिन अगर ये सारे काम मतलब फेयरली इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी बिना बंदे को अरेस्ट किए, तो जज साहब क्यों चाहेंगे कि बंदे को हम उसकी लिबर्टी को कर्टेल करें। हाँ, तो आई थिंक काफ़ी कुछ आपको समझ आ गया होगा। अभी लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आर्यन खान एंड अदर एक्यूज्ड को बेल जो है वो नहीं मिली है, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। अब वो सेशन कोर्ट में आज ही वो बेल अप्लाई करेंगे। पिछले कल ये बेल रिजेक्ट हुई थी शुक्रवार को, आज शनिवार है और आज ही अब नई बेल को अप्लाई करेंगे और साथ ही इनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। और मैंने आपको बता दिया 37 सेक्शन में, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।